नहीं, देखिए, पार्किंसन डिजीज़ एक बहुत ही पुरानी बीमारी है और ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट्स को डोपामिन की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे थोड़ी बड़ी उम्र में 55-60 से ऊपर में। और इसमें इस बीमारी में 3-4 लक्षण होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेमर्स होने लगते हैं, यानी कि पेशेंट जब कोई चीज़ उठाता है या कोई चीज़ पकड़ता है तो उसके हाथ हिलने लगते हैं और वो चीज़ प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ जिसको बोलते हैं रिजिडिटी हो जाती है, यानी कि एक स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, सारे मसल्स वगैरह स्टिफ हो जाते हैं और इस बीमारी से मेनली सारा लाइफस्टाइल खत्म हो जाता है पेशेंट का, कोई एक्टिव काम नहीं कर पाते हैं। पार्किंसन बीमारी का इलाज बहुत अच्छा है और पहले से पता है, और गंगाराम हॉस्पिटल में ही नहीं सारी दुनिया में उसका इलाज मेडिकल ट्रीटमेंट से होता है। गोलियां हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गोलियां हैं जिससे काफ़ी 70 से 80% लोग ठीक रहते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि कुछ लोग मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और उनके ट्रेमर्स वगैरह नहीं जाते हैं, या मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होने लगते हैं, उससे लोग परेशान हैं। ये जो प्रोसीजर हम ला रहे हैं जो कि पहली दफ़े होगा इंडिया के इस भाग में, अभी तक सिर्फ कोयम्बटूर में एक मशीन लगी हुई है रॉयल हॉस्पिटल में। तो ये मशीन जो है ये एक अल्ट्रासाउंड की वेव देती है पेशेंट के पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में जहां से ये ट्रेमर उठते हैं, और उस एरिया को जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो पेशेंट का इमीडिएटली वो ट्रेमर बंद हो जाता है। और ये जिन पेशेंट्स को किया जाएगा उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। आप ये समझिए कि आज मैं अपने आप खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता, कहीं मीटिंग में नहीं जा सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ पकड़ के ले जा रहा है, और अगले दिन ये प्रोसीजर होने के बाद मैं ये सब काम करने लगूँ तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। सर, इस ट्रीटमेंट में अगर एक्सपेंसेस की बात करें कितना चार्जेस वगैरह है? सबसे बड़ी बात अभी यही है कि क्योंकि मशीन इतनी एक्सपेंसिव है, ये ट्रीटमेंट अभी फ़िलहाल तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। मेरे हिसाब से एक ही सिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, 15 से 20 लाख रुपए लगेगा एक सिटिंग का। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट पॉपुलर होगी, पेशेंट का वॉल्यूम बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है कि कॉस्ट भी डाउन आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि दवाइयों से फ़ायदा नहीं होता। बहुत सारे पेशेंट, ज़्यादातर पेशेंट है दवाइयों से ही फ़ायदा होता है और दवाइयों से अच्छे चलते रहते हैं। पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो उनकी बीमारी दवाइयों के बावजूद भी बढ़ती चली जाती है, पूरी तरह कंट्रोल नहीं आती, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आने लगते हैं, दवाइयाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते और डिस्काइनीजिया होने लगते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए है, ना कि सारे पेशेंट्स के पार्किंसन के पेशेंट हैं। पार्किंसन में भी जो ट्रेमर डोमिनेंट है, जिनको शेकिंग ज़्यादा है, या जो नॉन पार्किंसन ट्रेमर के केसेस है, उसमें ये ज़्यादा इफेक्टिव है। सर, ये बीमारी किस एज ग्रुप में लोगों को आती है? दूसरा सर, ये बीमारी क्या खान पान के उससे मतलब नियमित खान पान नहीं होता उसकी वजह से? ज़्यादातर ये पेशेंट बीमारी जो है एल्डरली, जिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, डिजनरेशन की वजह से होती है, तो 50 के बाद ऐसे ही होती है। पर कभी कभी पेशेंट्स ऐसे जेनेटिक रीजंस हैं जिसमें जल्दी भी हो जाता है, या ट्रेमर्स होती हैं तो जल्दी भी शुरू हो सकती है, तो उस पर है। बाकी इसका खान पीन से अभी ऐसा कोई संबंध है नहीं पाया गया। मशीन किस तरीके से प्रोसेस करती है, थोड़ा इसके बारे में? मशीन जो है इसमें जो है एक अल्ट्रासाउंड बीम से, उसके बेसिकली क्या होता है, ब्रेन के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, तो कुछ एरिया ऐसा है जहाँ से ट्रेमर्स और ये मूवमेंट कंट्रोल होता है। उस एरिया को अगर जहाँ से ट्रेमर्स हो रही हैं वहाँ पे अगर लीजनिंग कर दी जाए, या उस एरिया को एक तरीके का बर्न बोलते हैं, जला देते हैं उस एरिया के, जिससे कि कंट्रोल हो जाती है। तो वो एरिया बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जरा सा भी इधर से उधर हुआ तो फिर उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उसको पैरालिसिस भी हो सकता है, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो वो एरिया मिलीमीटर्स में होता है, 2 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर, तो इतनी एक्यूरेसी चाहिए कि ब्रेन के अंदर वहाँ। तो पहले जब दवाइयाँ फेल हो जाती थी तो ओपन ऑपरेशन करके, होल करके, अंदर या तो इलेक्ट्रोड डाल के बर्न करते थे करंट पास करके,
या फिर जो है क्या करते थे, एक दूसरा मेथड आया DBS, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन बोलते हैं, जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड डाल के उसको करंट देते, पेस मेकर टाइप का लगा देते थे, पेस मेकर, और उसकी वायर अंदर डाल देते, जिससे कि उस एरिया को जलाते नहीं थे पर करंट से स्टिमुलेट करते थे, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, उससे भी कंट्रोल हो जाता था, ऐसे देखा गया। तो अभी तक जो टेक्निक थी, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ज्यादा करने लगे थे, बिकॉज उससे क्या है कि आपने करंट दिया और रुक गया, फिर आप उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, और पहले उसमें करंट से जलाते थे। पर दोनों ही केसेस में क्या है, ऑपरेशन है, ओपन किया। अच्छा, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में अंदर इम्प्लांट डाल रहे हैं, इन्फेक्शन का रिस्क भी रहता है। तो अब ये न्यू टेक्नोलॉजी है कि जिसमें कि हम बिना स्कल को ओपन करे, बगैर किसी होल बनाए, बाहर से ही बीम देते हैं, मल्टीपल जो है अल्ट्रासाउंड की बीम देते हैं, जैसे कि मैं दिखा रहा था, मल्टीपल, और एक उस पर्टिकुलर टारगेट जो कि मिलीमीटर का है वहां फोकस कर देते हैं, जिससे कि वो एरिया केवल जलता है, आसपास का एरिया नहीं होगा, क्योंकि बीम डायरेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन से आई और एक जगह फोकस हो गई। तो ये मशीन बिल्कुल एक्यूरेसी है कि वो मिलीमीटर में वहां पहुंचेगी, और फिर वो मशीन बताती है इसका टेम्परेचर इतना हो गया इस एरिया का अंदर, जबकि वहां कोई, तो मशीन बताती है इतना, जो हमारा टारगेट टेम्परेचर हो गया वो अचीव हो गया, तो वो होता है। तो इससे पहले हम उसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर पे देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि, तो फिर उस पर डिसाइड करते हैं कहाँ पे वो कितना कंट्रोल हो गया। क्योंकि अगर आप उसमें, क्योंकि पहले टेम्परेरी लीजन बोलते हैं उसको, अगर वो सही मल्टीपल आपने सेलेक्ट करके फिर उसको रिवर्स भी हो सकता है अगर कम टेम्परेचर पे किया, फिर अब पता चल जाता है कि यहाँ से टेम्परेचर से बिल्कुल कंट्रोल हो रहा है, तो वहाँ परमानेंट लीजन बनाते हैं। सो सेफ्टी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हाँ। सर लास्ट क्वेश्चन, क्या इस ट्रीटमेंट में एक ही बार, अगर जैसे मरीज आया, ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद शुरू सही होके चला गया, या उसे बार बार आना पड़ता है? नहीं, बार बार आने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ऐसा है कि कई बार उसको एक साइड ज्यादा सिम्टम है, सपोज करो लेफ्ट साइड है, तो उसको मैं राइट साइड पे पहले अपने बनाया, तो उससे कंट्रोल हो गया। कई पेशेंट के दोनों साइड में हैं, तो एक साइड से किया तो एक साइड का ज्यादा कंट्रोल आता है, फिर उसके कुछ महीने बाद 6 महीने दूसरी साइड भी कभी कभी करना पड़ता है।